नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा का एजेंडा साफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में महज 400 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता के लिए हर गांव में हर एक मतदाता तक पहुंचना होगा। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिमों को लेकर गलत बयानबाजी न करें। साथ ही मोदी ने कार्यकर्ताओं से पसमादा मुसलमानों के साथ बोहरा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने के लिए भी कहा। पीएम मोदी के मुताबिक पार्टी को कोई वोट दे या न दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार परमादा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने पर जोर नहीं दिया। मोदी ने दिल्ली से पहले हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भी मुसलमानों के पिछड़े माने जाने वाले पसमादा समुदाय को पार्टी से जोड़ने का मंत्र दिया था। वहीं अब पसमादा मुस्लिमों के साथ साथ बोहरा मुसलमानों को भी शामिल किया गया। दरअसल देश में कुल मुस्लिम आबादी में से 80% के लगभग पसमादा मुस्लिम हैं, जबकि राजनीति में इसकी भागीदारी ना के बराबर है। इसका अंदाजा इस आंकड़े पर नजर डालकर भी लगाया जा सकता है कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक कुल 400 मुस्लिम सांसद बने, जिनमें पसमादा समुदाय के केवल 60 लोग हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान सियासी गलियारे में इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगला चुनाव बीजेपी खांटी हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लड़ने जा रही। उसका अगला साफ टारगेट मुस्लिम समाज का वो तबका है जो आज भी दबा कुचला महसूस कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी ऊंचा ओहदा रखने वाले लोग पसमादा समाज के लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान की खास बात यह रही कि उन्होंने साउथ इंडिया, खासकर केरल में ईसाई समाज को भी भाजपा के साथ मिलाने के लिए रास्ता तैयार करने को कहा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा अपनी रणनीति बदल रही है और आने वाले समय में कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी नारा बुलंद करेगी। तो दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग तो समाप्त हो गई और जगत प्रसाद नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक बढ़ा दिया गया। यह तो रही सामने की खबर, जबकि अंदर खाने की खबर यह रही कि मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने ऐसे कई संकेत दिए जिसका भाजपा आगामी चुनाव में प्रयोग करेगी, चाहे नए राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के। क्योंकि जब पार्टी मुस्लिम और ईसाई समुदाय को भी अगर तवज्जो देकर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित ही भाजपा का कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा कहीं न कहीं फीका पड़ेगा। ऐसे में क्या पार्टी नफा होगा और क्या नुकसान, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा, मुसलमान, बोहरा समेत कई समुदायों से मुलाकात करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए हैं। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हर समुदाय की बात कर रहे थे, मगर पहले नंबर पर मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी वो समूह जो पिछड़ा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सीमावर्ती इलाकों में जाने का निर्देश दिया है। ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में बंगाल से बिहार तक मुसलमानों की सघन मगर पसमानदा यानी पिछड़ी आबादी है। 2023 से 2024 तक बीजेपी कुल 10 चुनाव को टारगेट कर रही है। 9 राज्यों की विधानसभा और 24 की लोकसभा। 9 राज्यों से लोकसभा की कुल 116 सीट है। इन राज्यों में 90 से 100% तक स्ट्राइक रेट हासिल करने के लिए मोदी के जीत का मंत्र बेहद जमीनी है। राज्यों की बात की जाए तो हर चुनावी राज्य दूसरे चुनावी राज्य से जुड़ा है। जिन राज्यों में बीजेपी अब तक नहीं पहुंच सकी है, उन राज्यों में एकात्म, मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही बीजेपी के जीत का रास्ता बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें
अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि आने वाला वक्त भारत का है, प्रगति की पराकाष्ठा का समय है, जिसका साक्षी पूरा देश बनेगा। बीजेपी को बतौर राजनीतिक पार्टी इसका सहभागी बनना है। इसके लिए पार्टी के हर नेता को आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल समझना होगा। भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के आने वाले चुनावी साल का एजेंडा क्लियर कर दिया है, मास्टर प्लान रख दिया है। अब अगर बीजेपी इस प्रोजेक्ट के मुताबिक चलती है, मोदी मंत्र पर अमल करती है, तो चुनावी जलजले के आगे बीजेपी की बड़ी जीत होगी और मोदी तीसरी बार दिल्ली लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश से सपा प्रवक्ता मीसाम जैदी जी जल्दी ही जुड़ेंगे, आप नेता कपिल वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगई जी और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज साहब, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। पसमादा मुस्लिम ही क्यों, सारे मुस्लिम क्यों नहीं? देखिए, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना जी, ये उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो दीनदयाल जी की जीवनी लिखा है जी। और हमारी पार्टी जो है वो दीनदयाल जी के मार्गदर्शन पर, उनके सिद्धांतों पर आधारित है जी। दीनदयाल जी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो अंत्योदय का है। और अंत्योदय का अर्थ क्या है? पिछली पंक्ति के में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा तब तक अंत्योदय समाज में नहीं होगा। अब यदि समाज, मुस्लिम समाज में आप देखें तो आप पाएंगे कि जो वर्किंग क्लास में, उसको अंग्रेजी में कहूं पसमानदा को, तो वर्किंग क्लास होता है। जैसे बड़ाई हुआ, जैसे जुलाहे हुए, जैसे दूसरे दूसरे भिन्न भिन्न कार्य करने वाले हुए। जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूं वहां पर नाली साफ भी करते हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, फिर चमड़ा साफ करने वाले, इस प्रकार के जो भी ये वर्किंग क्लास है वो आर्थिक रूप से, ज्ञान के रूप से और राजनीतिक रूप से सबसे पिछड़ी है। तो इसको आगे लाना ये दीनदयाल जी के सपनों में आता है, दीनदयाल जी के मार्ग में आता है और प्रधानमंत्री जी दीनदयाल जी के मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं और पार्टी को भी यही कह रहे हैं कि तुम भी इसी रास्ते पे चलो और इस रास्ते पे वोट मिले ना मिले। देखिए, याद कीजिए भारतीय जनसंघ से लेकर अभी तक की यात्रा, हम 2 सीट 3 सीट पर सिमटे रहते थे। हमारे तो जमानत जब्त कराने के लिए ही चुनाव में खड़े होते थे, उम्मीदवार नहीं मिलते थे लेकिन फिर भी जनसंपर्क करते थे। इसलिए नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, इसलिए कि समाज के अंग हैं ये सब लोग, चाहे हमको वोट दे या ना दे, आज नहीं देते कल जरूर। गुलरेज जी, ये भले आप कहें कि वोट दे या ना दे, निश्चित तौर पे राजनीति वोट लेने के लिए ही होती है। ऐसे में ये वो समाज है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आप बरगला सकते हो, अपनी तरफ ला सकते हो, सरकारी योजनाओं का लाभ देकर या अन्य तरह के लाभ देकर के। सर, सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में किसी को भी बरगलाना आसान नहीं होता, ना कोई बरगलाता है जी। देखिए, आप यदि अपना बुके लेकर जाएंगे, आपके बुके में जो फूल होंगे, यदि वो खूबसूरत फूल हैं, उसको पसंद होंगे तो वो अपने पास रख लेगा, नहीं पसंद होंगे तो नहीं रखेगा, लेकिन आपको बुके लेकर जाना पड़ेगा। तो हम तो यही कर रहे हैं कि हमारा जो गुलदस्ता है अलग अलग फूलों से बना हुआ, खूबसूरत फूलों से बना हुआ, खुशबूदार फूलों से बना हुआ, वो लेके समाज के पास जा रहे हैं और समाज से संपर्क करना चाहिए, हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है और हम तो ये चीज 1952 से करते आ रहे हैं। जी, चलिए इसका उत्तर पवन शर्मा जी ही देंगे। पवन जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है जी। पवन जी, अब निश्चित तौर पे मोदी जी ने यह साफ किया था कि बिना 2014 में बिना अल्पसंख्यक मतों के और बिना साउथ के क्षेत्र
जो साउथ के राज्य हैं वो उनसे बिना सीट लिए हम देश में राज कर सकते हैं। लेकिन अब वो ये जो अभी उन्होंने मंत्र दिया है वो साउथ में भी ईसाइयों को भी जोड़ने की बात कही है कि किस तरह से जोड़ा जाए, उनको भी लिया जाए और पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से अपनी तरफ पार्टी से जोड़ा जाए। इसके बाद तो कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं है। देखिए त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती है, सबको साथ लेके काम करती है। जो असली नारा कांग्रेस का है, सबका साथ सबका विकास जी, वो हमारा है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, जबकि भाजपाइयों की कथनी और करनी दोनों में फर्क होता है। फर्क ये होता है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर मीडिया के अपने जो दोस्त हैं उनके द्वारा पूरी एक डिबेट कराई जाती है बाहर कहीं पे भी। देखो कि ये प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया है और पूरी डिबेट उनके ऊपर चलती है, जबकि हकीकत क्या है, इनके ही अपने नेता, तो भाजपा के अपने नेता जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं या कहीं एमपी के अध्यक्ष हैं, सब एक जहरीली आग उगलते हैं और उसके एजेंडे पे काम करते हैं। उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी कभी लगाम नहीं खींचते हैं। आप खुद देख लीजिए, कर्नाटक के भाजपा के अध्यक्ष नलिन कटील जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं विकास विकास के नाम पे वोट मत मांगिए, लव जिहाद के ऊपर वोट मांगिए। हम जब तक धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करेंगे हमें वोट मिलने वाला नहीं है। और उसी एजेंडे के तहत ये लोग काम करते हैं। आज आए दिन लिंचिंग होती है, कहीं मुस्लिम को देखते हैं, उसमें कोई मुस्लिम ये नहीं देखा जाता कि कौन सा जाति का है, पसमानदा है, कोई दूसरा है, कोई नहीं देखता। बेचारा एक गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए निकला है, उसको रेलवे स्टेशन पे मारा जाता है, उससे पैसे लूट लिए जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर अपने इन लोगों के ऊपर, ये तो रही अभी की मौजूदा सरकार के कार्यकाल किस तरह का चल रहा उसकी बात आप कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि अब जो आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय का एक तबका जो है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है, ऐसे में इसकी काट क्या है आपके पास? मेरा सवाल ये है। नहीं त्रिपाठी जी, इसमें काट का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा टारगेट कोई काट नहीं है। हमारा विकास का ध्यान, जो विकास केंद्रित होता है वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। भाजपा सिर्फ वोट पाने की राजनीति के लिए ये धर्म विशेष का काम करती है, अपने कुछ गुर्गों को आगे करती है। उसमें से कुछ बड़े बड़े नेता जो अलग भाषा में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी भाषा में बात करते हैं। आप इनके किसी मंत्री को देख लीजिए, इनके सांसद को देख लीजिए, कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी साध्वी के नाम पे सांसद बन के आती हैं, उनकी खुद की उनकी भाषा देख लीजिए, तो आप खुद देख लीजिए इनकी कथनी और करनी में फर्क होगा। ये 100% है। ये आज सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आज ही कैसे याद आ गए इनको मुसलमान, क्योंकि इनकी कुर्सी जो हिलने वाली है। आप खुद देखें, जब आदमी अपने दिन गिनने लग जाता है तो ये समझ लीजिए उसके दिन पूरे हो गए हैं। तो यही भाजपा के दिन पूरे होने वाले हैं। 400 दिन गिन लिया, इसलिए हमारे साथ मैं वही तो कह रहा हूँ, आदमी दिन कब गिनता है? जब उसको वहां से जाना होता है। ये तैयारी कभी होता है कि इतने कम समय बचे हैं हमें। जब स्टूडेंट एग्जाम देता है, छात्र एग्जाम देता है, तो वो भी अंदाजा लगाता है कि इतने दिन बचे हैं, हमें और तेजी से तैयारी करनी है। ये भी तो हो सकता है। हिंदुस्तान में ये कि दिन वही गिनता है जब उसको जाने की बारी आती है। चलिए, इसको तो खैर बाद में गुलरेज जी उत्तर देंगे। हमारे साथ आप प्रवक्ता हैं कपिल जी हैं। कपिल जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है भाई। कपिल जी, सबका साथ सबका विकास नारा तो भाजपा का था ही। आप भी कहते हैं कि हम विकास के केवल मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है, अब कितना मैसेज पे खरे उतरते हैं ये अलग बात है, लेकिन अगर ये मैसेज पे खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर पे विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती होगी, घबराहट नहीं होगी क्या विपक्षी दलों में? प्रधानमंत्री जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है जी, अगला चुनाव वह विकास के मुद्दे पे तो नहीं लड़ेगा। वो पसमानदा के नाम पे लड़ेंगे, वो ईसाइयत के नाम पे लड़ेंगे, वो हिंदू के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन वो विकास के नाम पे तो नहीं लड़ेंगे जी। और उन्होंने जिस प्रकार लक्ष्यदार बात कही है, और क्या वह अगर इस बात को अमल में लाते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को, प्रवेश वर्मा जी को, जो उनके सांसद हैं, या उनकी प्रवक्ता नूपुर जी को जो रही थी, आपके यहाँ लोगों को पार्टी से विदा कर देंगे।
आपके यहाँ रिवर्स ऐसे- आवाज आ रही है कपिल जी, आपके यहाँ से या तो टीवी चल रहा है या कोई और तकनीकी कारण है? नहीं सर, मेरे यहाँ तो कोई ऐसी नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो उसके बाद फिर पलट के भी और एक बार और आ रही है। जी अच्छा। तो मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना यह है जी कि मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को बाहर कर देंगे। ये केवल डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है। ध्यान बटाने के मुख्य मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह कश्मीरी पंडितों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ते हुए हमले हैं, चाहे वह महंगाई का मुद्दा है, चाहे वह लगातार बेरोजगारी का मुद्दा देश में बना हुआ है, जी इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया विषय लाए। अब बदलाव आएगा, अच्छे दिन आएंगे, वो सब चीज भूल जाइए। अब नई बात आएगी, मुसलमान अब आएंगे, ईसाई अब आएंगे, साउथ के लोग। ये तो एक इन सब अच्छी चीजों बात पे है ना। करेंगे। अभी तक कट्टर हिंदुत्व की बात कही जाती थी कि वे एक धर्म विशेष के तो लोगों क्या के आप कट्टर माध्यम से। हिंदुत्व के लोगों को छोड़ देंगे? जी हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देंगे? ये सवाल है। अब से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खड़े होकर मंचों से कहा है कि इन मुसलमानों से, अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे इस बात को प्रमुखता से, पंडित दीनदयाल जी की बात को कोट करते हुए कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में प्रगति के लाने का प्रयास करा जाएगा, अंत्योदय की योजना का अनुसरण करा जाएगा। ये अंत्योदय की योजना तब नहीं थी जब ये कहा जा रहा था कि इन मुसलमानों से कोई चीज खरीदो नहीं, इन मुसलमानों से कोई चीज, अभी नाई धोबी छोटे छोटे दुकानदारों की बात हो रही थी। उस वक्त जब प्रवेश वर्मा जी ये सब बोल रहे थे, तब ये सारे जहरीले जो जहर बो रहे थे, खास करके साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो सांसद बने बैठे हैं और इस प्रकार से जहरीले भाषण देते हैं, जहर बोते हैं समाज में, उनको क्या पार्टी के बाहर निकाल देगी? भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है, इनके चाल चरित्र और व्यवस्था सामने दिखने में परिदृश्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। जहां बोलकर ध्यान बटाने के अलावा कोई और टाइम पास नहीं है। 400 दिन बचे हैं, इसलिए केवल चुनाव को सोचना है, देश के विकास के लिए क्या करना है, ऐसी योजना लाए ना, ऐसी बात को बोले ना कि लोगों के बीच में ये लफबाजी और केवल लक्ष्यदार बातों से देश को चलाने की, गुमराह करने की योजना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। योजना नहीं है, प्लान काम है जो बहुत बहुत जरूरी, आदरणीय त्रिपाठी जी, जो बहुत जरूरी काम था, जैसे दिल्ली में टीचर्स की ट्रेनिंग का काम, उसको रोकने का काम ये लोग करते हैं। जी जी जी, इनको शिक्षा, वो स्वास्थ्य, मुद्दा आज रोजगार नहीं है, आज मुद्दा दूसरा है। कोरोना का अभी 1 महीने तक इन्होंने चलाया। जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो उसमें चलाया कि कोरोना फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। उसमें गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, चिट्ठियां भी भेज दी गई। मैं बड़े कांग्रेस के भी प्रवक्ता, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं इस बात को कोट करा कि वो चिट्ठियां भेजी गई थी कोरोना का भय बनाने के लिए। पूरी एक मीडिया पर भी बड़ा भारी चलाया गया कि नहीं, कोरोना आ गया, आ रहा है, चीन में ये हो गया। वो वीडियो और फुटेज दिखाना चालू करा सब जगह, लेकिन हुआ क्या उसके विपरीत? चलिए, अभी वो तो खैर राहुल जी की यात्रा पे नहीं रहा। ये केवल ध्यान बटाने की बात है। देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा देके मौज कराने की स्थिति इन्होंने लगातार। भाई कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया। लोगों को कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, अब उसकी हवाई चप्पल भी छीन ली। ऐसी स्थिति इन्होंने कपिल साहब, पैदा कर दी है। आज मामला धर्म से जुड़ा है और धर्म से जुड़ा है सर, धर्म से। ये केवल ध्यान बटाने की लफबाजियां हैं, जुमलेबाजियां हैं। ये जुमलेबाजी के एक्सपर्ट हैं, ये पूरी पार्टी जुमलेबाजी की एक्सपर्ट है। चलिए, जुमलेबाजी करके 303 सीटें थोड़ी आ जाती हैं कपिल जी, जुमलेबाजी करके। अब पता चलेगा ना, इसीलिए तो ये नया जुमला लाए हैं। चलिए, तो अब देखते हैं। नया जुमला लाए, पिछली बार नया जुमला था। मई 2024 में पता चल जाएगा। बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। मई 2024 पता चल जाएगा। हमने देखा ना, मौरवी में हत्याकांड हुआ, वहां प्रधानमंत्री जी ने जाकर इवेंट शो करा अपना, बस उसमें कार्रवाई आज दिन तक कार्रवाई नहीं हो पाई। चलिए कपिल जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे समी आ गई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। समी जी, मेरी आवाज, समी जी मेरी आवाज आ रही? समी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? श्रीवास्तव जी, हमारे साहब श्रीवास्तव जी, आपके इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी। लेकिन अगर ये मामला सक्सेस होता है, देखिए बहुत सारी बातें हैं। सरकार इनकी है, कई राज्यों में सरकार इनकी है,
ऐसी स्थिति में जो कहा जाता है, हालांकि वो समी जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि ये खुद गुलरेज साहब ने भी कहा कि अंत्योदय के तहत जो सबसे दबा कुचला, सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए, पसमानदा समुदाय के लिए को आगे लाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। ऐसी स्थिति में जिसको देखिए, पेट सबसे पहले जरूरी, धर्म बाद में चला जाता है। तो जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसको इस वर्ग को, जैसे यहाँ आप कहना नहीं चाहिए एससी और एसटी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दे करके या उनको लाभ देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही, ऐसे ही कोई योजनाएं इस समुदाय के, ये जो पसमानदा समुदाय के कहे जाते हैं, इनके लिए चलाई जाएंगी। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी, एक बड़ा वर्ग भी इनके साथ जुड़ेगा? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। और दूसरी बात है कि 2014-2019 के जो चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी जी लोकसभा का, उसमें आपने देखा होगा कि कट्टर हिंदुत्व और तमाम मसले थे जिसको लेकर के बराबर उन पर आरोप लगते थे जी। अब मसला ये आ गया कि अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर है। तो मेरा ये कहना है कि ये एक तरीका है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जैसे ईसाई समुदाय के लोगों के साथ भोज हुआ जी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में पसमानदा समुदाय के लोग, मुसलमान समुदाय के लोगों के साथ प्रदेश सरकार ने काफ़ी एक उनका सम्मेलन हुआ। एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, अब मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वहाँ तीन तरह का मतलब एक वोटर था जी। एक तो था कि एक जो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के हिसाब से वोटिंग हुआ, कुछ जाति के हिसाब से हुआ। एक नया जो समुदाय हुआ वो लाभार्थी समुदाय हुआ। और लाभार्थी समुदाय कौन सा था? जिनको मकान मिले, जिनको बिजली मिली, जिनको 5 किलो राशन मिले, ये सारा वो समुदाय था। मैं जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर था चुनाव के टाइम में, लोगों से बातचीत करता रहा, तो वो एक बड़ा वर्ग था जिसके चलते इतनी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से पता है कि अगला लोकसभा जो चुनाव अगर बड़े पैमाने पर जीत हासिल करना है, तो जो उन्होंने एक प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में, उसको पूरे देश में करने की कोशिश हो रही है। और उसमें ये दो समुदाय के लोग हैं। आपने अभी कहा कि पसमानदा समुदाय के लोग मतलब पिछड़े लोग हैं और ये गरीब लोग हैं। ये अभी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे जो है आप SC ST को मिल रही हैं, नीचे तबके के लोग मिले, उसमें इस समुदाय को भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या है कि अब इनका जो पार्टी कार्डर है, जो वर्कर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इन लोगों तक संपर्क बनाइए, सीमावर्ती क्षेत्रों में जाइए और इन समुदाय के लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि दो बार चुनाव की नैया तो एक ध्रुवीकरण के आधार पर पार कर चुके हैं। लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। पहली बात महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी आर्थिक मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो उस समय सबसे बड़ा जो तबका है, जो नीचे का है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है, जिनकी 80% के ऊपर लोग मतलब एक तरह से लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे लोगों को लुभाने के लिए कम से कम जो है सरकार ने नीचे ज़मीनी स्तर पर जाने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है। उसमें सरकार की योजनाएं भी हैं। इनके जो संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा काडर है, उसकी उन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का भी प्रयास है। और शायद प्रधानमंत्री जी पहले से ही 400 दिन अभी बचा है, तो भाप चुके हैं कि ये अभी पर्याप्त समय है जिसमें इन लोगों से संपर्क किया जाए। उनको पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और अन्य दलों को मिला करके जो सीटें मिली हैं, साउथ में नहीं मिली उनको सीटें। आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी उनकी सीटों में कमी रही। तो इन सारी चीज़ों को, जो अभी आपने 3 राज्यों का चुनाव होने वाला है जहाँ पर कि ईसाई समुदाय के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उस हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ करके, जो आपने कहा ना अंत्योदय क्या है? अंतिम लोग तो सारे समाज के लोग हैं। जो अंतिम जिन लोगों पर जो फोकस करना है, तो हर समाज में, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू हो, दलित हो, इन समुदाय में जो नीचे तबके के लोग हैं उनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री जी करने का प्रयास करवा रहे हैं। और शायद यही वजह कि इसका एजेंडा अभी से सेट हो रहा है। जी अगई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अगई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे
पसमादा समुदाय दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं ये कौन है। हालांकि गुल्ले साहब ने कहा कि ये अभी भी मुस्लिम समुदाय में जो बहुत पीछे की पंक्ति में खड़े हैं, जो अभी भी हमारे अब देश स्वतंत्र हो गया लेकिन अभी भी वो दबे कुचले हैं। क्या ये सही है कि मुस्लिम समुदाय में भी ये कुछ ऐसा वर्ग है जिनके साथ जैसे हिंदू में दलितों के साथ आज भी कई जगह छुआछूत की भावनाएं हैं, वो आज भी पिछड़े खड़े हैं, आज भी शादी ब्याह में उनका निमंत्रण नहीं होता है। क्या मुस्लिम समुदाय में ये ऐसे लोग हैं जो छुआछूत के शिकार हैं आज भी? और अगर हैं तो इनको फिर आपके समुदाय के लोगों ने आगे लाने का क्यों प्रयास नहीं किया? सिर्फ धर्म पे आधारित मुद्दे पे क्यों छोड़ दिया? त्रिपाठी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और आपकी करोड़ों दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। साथ ही आपके पैनल में सभी बैठे हुए साथियों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अपने काडर को संबोधित करते हुए देश के अल्पसंख्यक और उसमें भी खास तौर से पसमानदा समाज के संबंध में अपने काडर को आह्वान किया है कि वो उनसे जाके भाई मिलाप करे, उससे मेलजोल बढ़ाए, उनके साथ में जुड़ने का प्रयास करे। तो अभी आपने जो प्रश्न किया कि जो हमारे हिंदू धर्म में व्यवस्था है और शायद उसकी कहीं परिणति मुस्लिम धर्म में भी हो, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि हमारे मुस्लिम धर्म में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर के हैं और सबको बराबर का अधिकार है जी। आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है, और क्योंकि हिंदुस्तान के परिवेश में ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, पसमानदा एक अरबी फारसी का अल्फाज है जी। तो असली नाम तो इसका पिछड़ा वर्ग ही है। तो उसकी जो देश की जो आबादी है जी, टोटल आबादी में 85% जो है वो पिछड़ों की आबादी है जी। और भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 17.22% करोड़ जी आबादी है, जिसमें यानी कि 14.23% है जी। जिसमें पसमानदा की आबादी जो है वो 85% है जी। लेकिन ये सब वो लोग हैं जो अपने लघु कुटीर उद्योगों में लगे रहते हैं, अपने काम धाम में लगे रहते हैं। इस्लाम में कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई अगड़ा है कोई पिछड़ा है, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन आप बात कर रहे थे अभी हमारे श्रीवास्तव नहीं, ये व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। हम व्यवस्था नहीं, जैसे इसमें वर्णन किया गया है चार लोगों का, पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं, तो वही हमारा क्या इनको इनके साथ भी भेदभाव होता है? हम भेदभाव की बात कर रहे हैं। मैंने वही बात कही आपसे कि इस्लाम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, सबको इक्वली बराबर का हिस्सेदार बनाया जाता है। ना कोई अशरफ है ना कोई अजलाफ है जी। इट मीन्स के ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। इस्लामी कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है अभी हमारे हम समाज हम इस्लाम के कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। जो ऐसा गुल्ले साहब ने कहा कि जो बहुत पीछे खड़ा है आज भी उसके साथ यही हो रहा है। नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। गुल्ले साहब अभी बात कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक बात की, तो अंत्योदय की बात कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इन 8 साल में ये याद आया है कि देश के मुस्लिम समाज की जो स्थिति है उसको आकलन किया जाए। मगर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने सच्चर आयोग बनाया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, इनकी रिपोर्टें आज तक संसद के पटल पर नहीं रखी गई। मुसलमानों की दयनीय स्थिति यहाँ तक खराब है कि वो दलितों से भी बदतर है। इसमें धर्म और जाति का और मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। सरकार की जो पॉलिसियां रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने मुसलमानों के विकास की बात तो बहुत करी, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन आज आप देखिए कि मुस्लिम पसमानदा समाज को जो आपस में बंटवारे करने का खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसने उसको जो सरकारी योजनाओं में लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलने देने का काम कर रही है। जैसे मौलाना आजाद स्कॉलरशिप देश में आज बिल्कुल खत्म कर दी गई, मदरसों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई, हज सब्सिडी इस नाम पे खत्म कर दी गई कि साहब जो उसका पैसा बचेगा वो मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका लगभग 7,000 करोड़ रुपया पेमेंट था, लेकिन वो आज तक कहाँ लगा, आज तक इसका कोई जवाब नहीं।
भारतीय जनता पार्टी की परेशानी हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, केरल और झारखंड, यहाँ बहुतादाद में पसमानदा समाज के लोग रहते हैं जी। और ये जो सब क्षेत्र है इसकी 190 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी गंभीर रूप से प्रयासरत है कि इसमें सेंध लगाई जाए। लेकिन आज देखिए देश के अंदर किस तरीके का वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन अनर्गल वक्तव्य देते रहते हैं। अभी हमारे वाजपेयी जी बता रहे थे प्रवेश वर्मा का नाम लेके, नुपुर शर्मा का नाम लेके। मैं तो अनुराग ठाकुर की भी बात करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ा एक स्लोगन दिया था जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर इस प्रकार के जीवी जो है वो निकलते रहते हैं। समी साहब आपने खुद ही कहा, आपने बंगाल का कहा, आपने उत्तर प्रदेश कहा, झारखंड कहा, केरल कहा कि यहाँ पसमानदा समुदाय के लोग बहुत रहते हैं। तो ये तो तय हो गया ना कि मुस्लिम समाज में भी अलग अलग वर्ग हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मुस्लिम समाज में कम्युनिटी के नाम पर तो मुस्लिम हैं, हाँ, लेकिन अगर आप उसको वर्गों में बांटने का काम करेंगे तो देश के ये पसमानदा है कौन? पसमानदा है कौन? हम ये जानना चाह रहे हैं। इसमें हमारे मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट लागू हुआ था जिसमें 27% आरक्षण दिया गया था जी, उसमें स्पेसिफिक रूप से मुस्लिम समाज की 27 जातियां थी जिनको आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट में देख सकते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो 27% कमीशन में भी जो मुसलमानों का 4.8% आरक्षण मिला था उसका भी आज तक जो पिछले वर्ग की जो जातियां हैं जो इस पर आज अपना वर्चस्व कायम की हुई है, उन्होंने उसको सबको लूट लिया। आप जो पिछले समाज की बात कर रहे हैं तो चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे वो अब्बासी समाज हो, हमारे समाज में भी समाज है लेकिन धार्मिक आधार पर इनमें कोई भी बंटवारा नहीं है, सब मुसलमान हैं। धार्मिक आधार पे यहाँ भी बंटवारा नहीं है जी। आदिवासी वर्ग जरूर अलग अलग पूजा करने के उनके तरीके होते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी धार्मिक आधार पे कोई बंटवारा नहीं है। त्रिपाठी जो उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है जी, लेकिन क्योंकि एम केम प्रकार सत्ता प्राप्ति करना है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि 2 चुनाव वो वोटों के ध्रुवीकरण के आधार पर जीत गई है और 14 और 19 के बाद उसको अब ये डर सता रहा है कि उसने देश के नागरिकों के सामने विकास के कोई ऐसे मापदंड। देखिए सभी साहब आंकड़े बताते हैं पसमानदा समुदाय के साथ भले ही मुस्लिम वर्ग के आप हों या और स्कॉलर हों, लेकिन पसमानदा समुदाय के साथ ये आंकड़े बताते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। देश में आजादी के बाद से अभी तक कुल 400 सांसद मुस्लिम बने हैं जिसमें सिर्फ 60 सांसद पसमानदा समुदाय से हैं। नहीं देखिए ऐसा है बात, हम क्या करें, हम इस्लाम जो है या मुसलमान जो है वो किसी कास्ट और रिलीजियस के आधार पर बंटवारा नहीं करता है जी, उसमें तो सभी बराबर हैं जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो आप जिसको पसमानदा समाज कह रहे हैं उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जी। ये देश की सरकारों की काम। आप देखिए आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है, लोकसभा में एक भी मुस्लिम नहीं है, राज्यसभा में एक भी मुस्लिम नहीं है, विधानसभा में एक भी मुस्लिम नहीं है, इवन यहाँ तक कि जिला पंचायत तक में भारतीय जनता पार्टी वो तो कट्टर हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़के आई हैं। तो फिर आज किस मुंह से माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का अगर उत्थान करना है तो मुस्लिम नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है, अभी तक नहीं किया, अब करेंगे। देखिए ये सिर्फ और कुछ नहीं है, ये पोस्टरिंग है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ पोस्टरिंग कर रहे हैं। अभी मोहन भगवत जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एक वक्तव्य दिया था कि मुसलमान वर्चस्व। कपिल जी आऊंगा आपके पास, एक मिनट, समी साहब की बात खत्म हो जाए की बात छोड़ दें। तो हमने उस दिन भी आपके साथ में चर्चा की थी कि आज इसमें कितना विरोधाभास दिख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री तो एक तरफ बात कह रहे हैं लेकिन आरएसएस प्रमुख दूसरी बात कह रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी में जो देश का मुसलमान है वो किस तरह विश्वास कर लें। बिल्कुल समी साहब, हम उत्तर ले लेते हैं, बात आ गई आपकी, काफी आ गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है तो मुसलमानों के विकास की बात करें, ना कि पसमानदा और गैर पसमानदा की बात। नहीं तो पसमानदा समुदाय के विकास की ही बात तो करके वो पसमानदा समुदाय को अपनी तरफ करेंगे। देखो आप समझिए नहीं, आप सारे मुस्लिम की बात किए ना, आप पसमानदा को क्यों कर रहे हैं? आप इसमें बंटवारा कर रहे हैं, समाज के अंदर बंटवारा कर रहे हैं आप। चलिए गुलेर साहब से उत्तर ले लेते हैं। गुलेर साहब आप बंटवारा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले और लगातार ये बात चल रही है कि जब हम हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब
जी कि वनवासी भाइयों के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि आप वनवासी भाइयों के पास क्यों जाते हैं, जब हम अनुसूचित ये जाति कौन के कहता पास है? ये तो जाते कभी नहीं कहते, ये तो कोई नहीं कहता कि वनवासी भाइयों के पास को जाते हैं। कब कहा? क्यों, अभी जब मध्य प्रदेश में हम वनवासियों के नजदीक जा रहे थे और लगातार जाते हैं, लेकिन एक अभियान के तरह जा रहे थे, तो कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खूब प्रश्न उठाए, खूब हमसे डिबेट किए। आपकी चैनल पर, दूसरी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खूब मुजोरियां की हैं, तो वो समय तो हो रहा था ना। तो इनको तकलीफ ये होती है बहुत सौ को, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के पास आप जा रहे हैं तो विपक्ष ने मुद्दा उठाया हो क्यों जा रहे हैं। नहीं, उसका अपोज ही कर रहे थे कि ये तो इसलिए जा रहे हैं, तो वोट के लिए जा रहे हैं, इसके लिए कर जा रहे हैं। इन्होंने उसका स्वागत नहीं किया था कि उनसे आउटरीच की जा रही है। उस समय भी तर्क इसी प्रकार के थे जो अभी दिए जा रहे हैं सबके द्वारा, वही तर्क उस समय भी दिए गए थे, उसी प्रकार की मुजोरियां की जा रही थी। दिया है भारतीय जनता पार्टी। सभी साहब, आपका समय आएगा तब बोलिएगा, उनकी बात आ जाने दीजिए। देखिए, आप जब बोल रहे थे, गुरदेव जी से पूछ लीजिए, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या पूछ रहे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को स्थान के लिए कितना प्रतिनिधित्व प्रदान किया है? चलिए, वो तो बताएंगे। चलिए बता दीजिए गुलरे साहब। नहीं, पिछली बार भी टिकट भी दिए थे, भोपाल में भी टिकट दिए थे, महिला को टिकट दिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो हारी थी। आरिफ बेग साहब को भी टिकट दिया गया था, मात्र 3,500 वोट से वो रुक गए थे। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अभी राज्यसभा में गुलाम अली साहब को हमने प्रतिनिधित्व दिया है कि नहीं दिया है, इनको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमने राज्यसभा की सदस्यता दिलाई है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास। एकमात्र मंत्री थे आपके केंद्र में मुख्तार अब्बास नकवी। सभी साहब प्लीज आपका समय आए। एकमात्र मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। दूसरी बार दे देते, बना देते। अब एक भी नहीं बचे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण जो विभाग है वो किसी और समुदाय के देने की बात कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, उनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद गुलाम अली साहब को राज्यसभा में लाया गया, और अभी देखते हैं कि क्या होता है। जब कैबिनेट रिशफल होगा तब क्या होगा, वो आपको तो समय दिखेगा। अभी उस विषय में क्यों बात करें, लेकिन प्रतिनिधित्व दिया है। दूसरी चीज देखिए, एक बात है कि मुस्लिमों में उस प्रकार से जाति वर्ण व्यवस्था जैसा नहीं है, लेकिन ये जो क्लास है, मैं इसको इसलिए आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि लोग पसमंदा नहीं समझते, तो मैं उसको कह रहा हूँ वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनका शैक्षणिक स्तर देखिए, आप उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पार्टी में देख लीजिए, या फिर उनका इकोनॉमिक स्तर देखिए, तो क्या इनको अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता नहीं है? क्या इनको आउटरीच करने की जरूरत नहीं है? आउटरीच करने की जरूरत है, वही कहा गया है। तो समाज को यदि हम जोड़ने के लिए कर्तव्य कर रहे हैं तो तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को भी, लेकिन होती है। इसी को कहते हैं राजनीति होना। ठीक है, अपनी अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए वोट मिले ना मिले उसके पास जाना चाहिए, वही काम हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज को तोड़ रहे हैं, ये सामान्य रूप से मैसेज जा रहा है। और ये वो तबका है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ दे करके आप लुभा सकते हैं। और रहा सवाल इसको, गुलरे साहब आपको क्यों नहीं भेजा राज्यसभा, आपको क्यों नहीं दिया टिकट? वो कार्यकाल था जब अटल अडवाणी जी का, तो दो थे, एक आरिफ बेग और सिकंदर बख्त। अब ये कार्यकाल आ गया है तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, दो ही लोग हैं बस। इतनी आबादी में इतने लोग दिख रहे हैं। देखिए, मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जी, और छोटे से शहर से उठाकर दिल्ली के हेडक्वार्टर में बिठा दिया है। कल राज्यसभा में बेचती है कि विधानसभा में बेचती है, ये भी दिख जाएगा। चलिए पवन साहब। गुलरेज जी को हमारी ओर से शुभकामनाएं अग्रिम। जी, देखिए, मैं एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है उसमें एक ये भी था कि आप जोड़िए, तोड़िए मत। तो प्रधानमंत्री जी अगर अपने दिल से अगर ये चीज जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का असर अब धीरे धीरे भाजपा में भी नजर आने लग गया है। चलिए, तो अच्छी बात है ना, जोड़िए, फिर तोड़िए क्यों कह रहे हैं? वो तो जोड़ रहे हैं ना, मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ रहे हैं। कहता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी अपने दिल से कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। कुछ तो असर हमारे राहुल गांधी जी का उन पे होने लग गया है, लेकिन वो हकीकत तब आएगी जब इनके सांसद, इनके मंत्री इनके ऊपर लगाम लगाएंगे, उनके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। जब तक एक्शन नहीं होगा तो ये काम जो पहले होता है वो अभी भी होता ही रहेगा। आप खुद देखिए, ह्यूमन इंडेक्स में हमारा देश पिछड़ता जा रहा है।
जहाँ पे रिपोर्टर्स की बात आती है, जहाँ पे मुस्लिम रिपोर्टर होता है उसके ऊपर FIR इमीडिएटली हो जाती है, उसको जेल हो जाती है, उसके बाद में भी उसको जमानत नहीं मिलती है, जमानत हो जाती है तो उसके बाद में कोई दूसरा केस उस पर लगा दिया जाता है। तो ये देखिए डिफरेंसेज ये भाजपा के अंदर है और आगे भी रहने वाले हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है और रहेगा। चलिए, कथनी और करनी में फर्क। कपिल साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे जब समी जी बोल रहे थे। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात को कहना चाह रहा था जी। कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान ही ये सारी चीजें याद आती हैं जी, और ओबीसी समाज को, क्योंकि ये मुस्लिम्स के ओबीसी की बात हो रही है यहाँ पर जी, तो हिंदुओं के ओबीसी समाज का अभी अभी वो तो हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के आरक्षण को रोक लिया और बचा लिया। नहीं तो ये लोग पूरा ओबीसी समाज का आरक्षण चौपट करके यहाँ बुरी तरीके से चुनाव कराने की व्यवस्था में थे। तो ये कहते कुछ हैं, अभी जो बात भाई साहब ने कहा वो बात सही है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है और ये निश्चित रूप से केवल ध्यान बटाने वाली, भाई देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम, जितने सारे गंभीर विषय उन पे से ध्यान बटाने की ये पूरी कार्रवाई के अलावा कुछ और नहीं है। ये खास करके अगर हम एक विशेष बात देखेंगे, भाई कश्मीरी पंडितों पे हमला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खूब हुआ, टारगेट किलिंग हुई, उस पे ध्यान ना जाए, लोग बोले ना। यहाँ पर आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, अपने मित्रों को पूरे देश की संपत्तियां बेच दी जाएं, उस पे कोई बोले ना। इसलिए एक नई एक चीज निकाल के लाओ लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और जहां जहां जैसा चुनाव हो, केवल चुनाव इनके राजनीति के केंद्र में है, विकास से या लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने धर्म के आधार पर या जुमलेबाजी के आधार पर अब तो धर्म पे नहीं, अब तो अल्पसंख्यक भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब धर्म वाला जो मुद्दा आप ला रहे हैं उसको तो तोड़ रहे हैं वो। नहीं सर, ये जुमलेबाजी का मुद्दा ला रहे हैं, ये धर्म या विकास कोई इसमें कहीं पर भी इस बात से लेना देना नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है, देश को चौपट करने में। कितना 8 साल पहले हमारे देश पे कर्जा था, उससे कितना गुना इनकी सरकार। चलिए, आज महंगाई और कर्जे पे आज मुद्दा नहीं है। कोई बधाई की बात नहीं है, केवल ध्यान बटाने वाली और केवल ध्यान बटाने वाली एक भाषणबाजी, जुमलेबाजी है। ये चुनाव के बाद फिर कह के निकल जाएंगे तो जुमला था, हमने कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं करना। चलिए, अभी तो उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। अभी तो पसमादा पे बात हो रही है। जी गुलरेज साहब, लेकिन साथ में समी साहब कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, लेकिन ये केवल ध्यान बटाने की कार्रवाई। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ। जी पूछिए। कहा कि इतना कर्जा बढ़ा, ये हुआ वो हुआ, आप मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला क्या कहता है? हेल्दी लोन कितने प्रतिशत के जीडीपी का होता है, जरा आप बताइए वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला। चलिए, बताना चाहेंगे कपिल साहब? मैं इनको कुछ नहीं बताना चाहूंगा सर। इन्होंने वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा देश पे कर दिया, आप बताओगे क्या? है देश की आर्थिक स्थिति एक आंकड़ा दे दीजिए ना। 2 करोड़ लोगों को आज तक रोजगार आपने दिया क्या? अरे 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़। चलिए कपिल साहब एक मिनट। मजाक कर रहे हैं कपिल साहब एक मिनट। जी गुलरेज जी, देश की आर्थिक स्थिति का मजाक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया और आप उसको यहाँ पर बैठ के कपिल जी जब आप नहीं उत्तर देना चाह रहे हैं तो फिर मत दीजिए ना। जी गुलरेज जी, नहीं आती है। मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ सर, मैं तो उत्तर देना चाह रहा हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ। मैं इनसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं हुई है, उन्होंने पूछा जीडीपी। मैं जीडीपी पे भी बात करना चाह रहा हूँ इनसे, वही कह रहा हूँ कि ये कितनी जीडीपी पर हेल्दी कितनी जीडीपी कितनी हेल्दी होती जिसमें कितना लोन मिल सकता है? यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितनी जीडीपी के अगेंस्ट कितना कर्जा लेंगे, भारत में कितना प्रति व्यक्ति कितने कर्जे से दबा देंगे आप? एक बार पूछ ले रहे हैं 8 साल पहले कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है? चलिए वाजपेयी जी हम गुलरेज जी से पूछ ले रहे हैं। गुलरेज साहब, कितना कर्जा लेंगे? देखिए, बड़ा स्पष्ट फॉर्मूला है कि 90% ऑफ जीडीपी इज कंसीडर्ड एज अ हेल्दी लोन फॉर डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक देती है। और आईएमएफ जो होती है ना,
वो फिर कभी भी डेवलपमेंट के लिए नहीं देती। तो भारत ने जितना भी लोन लिया है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू लिया है, क्योंकि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का नंबर क्या था विश्व में, मनमोहन सिंह जी के समय 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे थे हम। आज हम कौन से नंबर पर हैं? ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं बना दी है मोदी जी ने। जी चलिए, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी गुलरेज जी कह रहे थे कि हम जीडीपी का लोन का रेशियो बता रहे थे। जहां तक नॉलेज है, अभी जो मुझे पता लगा है, इस सरकार ने जीडीपी का 80% तक का लोन ले लिया ऑलरेडी जी। अब यही पूछ रहे हैं हमारे साथी कपिल जी की अब और कितना लेंगे, कितना भार हम पे चढ़ाएंगे कि आपके पास अपनी 100% लेंगे साहब। खर्चे चलाने के लिए आपको अपनी 90% से ऊपर का लोन ले लिया है। जो कांग्रेस ने जितनी चले कपिल जी पवन जी बात कर रहे हैं, पवन जी बात कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको एक हकीकत बता दूं त्रिपाठी जी, आपके चैनल के माध्यम से, जितना भी जो वर्किंग क्लास जो एम्प्लॉई है जो प्राइवेट कंपनियों में काम करता है, उसका पिछले 21-22 का पीएफ का इंटरेस्ट अभी तक इस सरकार ने क्रेडिट नहीं किया है, जबकि वो क्रेडिट होना चाहिए था सितंबर-अक्टूबर में ही। दिवाली तक वो हमेशा कर देती है सरकारें, आज भी वो इंटरेस्ट अभी तक लोगों के अकाउंट में नहीं आया है। इसका मुद्दा मैंने कई बार इनके मंत्रालय में भी उठाया, आज आपके माध्यम से उठवा रहा हूँ कि कम से कम उन गरीब मजदूरों का तो ध्यान रखिए जिनका इंटरेस्ट ये सरकार खा रही है। चले गुलेज जी कुछ उत्तर, पवन जी के बातों का उत्तर दे रहे थे आप। देखिए, सबसे पहले तो पवन जी ने एक बात तो मान ली कि कपिल जी को उन्होंने कहा कि हमारे साथी, मतलब ये दोनों मिली जुली सरकारें हैं। चले तो अच्छी बात है ना, आप और कांग्रेस मिल गई। इसी बात से परेशान रहा करिए, इसी बात से परेशान रहा करिए हमेशा। चलिए गुलरेज जी, बंटाढार करने में कपिल जी मुद्दे पे बात मुद्दे पे हूँ सर, मुद्दे पे हूँ। पहले कहा कि ये केवल गुमराह करने में जुमला। चलिए ये आप कई बार रिपीट कर चुके हैं गुमराह वाली बात। जी गुलरेज जी, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट है कि 90% ऑफ द जीडीपी लोन टेकन फॉर डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड अ हेल्दी लोन। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है वो। चलिए समी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। गुलरेज जी बोलिए। समी साहब, मॉनिटरी फंड, एक मिनट समी साहब, उनकी बात आ जाए, पूरी आ जाए। अभी हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या कहा है? कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा है कि आज के समय जब एक डार्क दुनिया है इकोनॉमिक टर्म्स पे, तब भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व में वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है। चलिए हम लोग जीडीपी और महंगाई और लोन पे चले गए। मुद्दा आज हमारा दूसरा था कि मुस्लिम आबादी को भी बांटा जा रहा है, ये बार बार समी साहब कह रहे हैं। एक सवाल गुलरेज जी से। हाँ बोलिए समी साहब। मेरा गुलरेज जी से बड़ा विनम्र निवेदन है कि अभी वो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे जी, तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या गुलरेज जी आपके इस चैनल पर इतना श्योर करके जाएंगे कि जो सक्सेस कमीशन की रिपोर्ट थी और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट थी उसको संसद के पटल पर डिस्कस के लिए रखवा दें। ये बड़ा हाई लेवल का मामला है। गुलरेज जी अपना पक्ष रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्णय नहीं लेते। खैर गुलरेज जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, ये सरकार के आदमी हैं, अगर हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं तो इतना तो ये करते, बड़ी कृपा होगी। चलिए गुलरेज साहब। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बोलता हूँ त्रिपाठी जी, मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ बीजेपी का, लेकिन मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ। इसके लिए तो सरकार का जो प्रवक्ता होते हैं, आप उनको बुलाइए, वो बात करेंगे। चलिए आप पार्टी के माध्यम से सरकार पे प्रेशर बनाइए ना गुलरेज जी। वो सब बात अलग है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर ये बात कौन कह सकता है? सरकार का प्रवक्ता। यही कथनी और करनी का फर्क है। यही सभी साहब देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि सीमाएं होती हैं सबकी। वो पार्टी के प्रवक्ता है, न कि सरकार के प्रवक्ता हैं। खैर समी साहब, ये तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम आबादी में जो पीछे रह गए हैं, अगर उनके लिए प्रधानमंत्री जोड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार उनकी है, तो ये आप लोगों को खुश होना चाहिए कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में कुछ जिस तरह से हमारे इसमें दलित वर्ग या आदिवासी वर्ग के लिए अलग से योजनाएं लाई जाती हैं, हो सकता है पसंदीदा मुसलमानों के लिए अलग से योजनाएं लाई जाए तो वो भी अग्रिम पंक्ति में आके खड़े होंगे, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए समी साहब। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर अपनी किसी बात को कहा है तो हम तो सिर्फ इतना अनुरोध कर रहे हैं ना कि उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व की सरकारों ने जो स्ट्रक्चर आयोग और
रंगनाथ मिश्र कमीशन बनाया था, जी। उसकी रिपोर्ट को सिर्फ संसद में डिबेट करा ले, उस पर चर्चा कर ले, हम इतना ही चाहते हैं। यार रिजल्ट आएगा वो एक अलग बात होगी, वो अलग बात है। हम तो यहाँ आपसे सवाल दूसरा कर रहे हैं कि आपको स्वागत करना चाहिए। समाज के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो पीछे रह गए हैं मुस्लिम धर्म के लोग, अगर आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो SC ST वर्ग को मिलता है, हो सकता है इस तरह की कोई स्कीम लाएं और वो भी पीछे की पंक्ति में जो खड़े हैं वो आगे आने का प्रयास करें, आगे आ जाए। तो इसमें तो आपको स्वागत करना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि 341 का जो प्रतिबंध लगा हुआ है मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए, उस पर डिस्कस कर ले, उस पर बहस कर ले, संसद में उस पर डिबेट हो जाए। जो आज तक मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, आप पसमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बराबरी का हिस्सा देने की बात कर रहे हैं जी। तो आर्टिकल 341 जो प्रतिबंध लगा हुआ है, कम से कम उस पर ही चर्चा हो जाए। वो तो संपूर्ण मुस्लिम समाज के लिए है। वो आपके पास क्या रोड मैप है मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए? नहीं तो रोड मैप उन्होंने कहा कि सबसे पीछे जो खड़ा है आपके यहाँ सबसे पंक्ति में, कहना और करना अलग अलग चीजें हैं। आप सरकार में है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, पॉलिसी आपको बनानी है। बड़ा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि हम जो भी योजना बनाते हैं उसमें धर्म को नहीं देखते, कास्ट को नहीं देखते हैं, फिर गिनती गिनाते हैं कि हमने फला धर्म को इतना दे दिया, फला धर्म को इतना दे दिया। तो ये जो सब बातें हैं, ये कथनी और करनी का जो फर्क दिख रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि सरकार जो 2024 में बननी है, उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने और इनके पास इस देश में विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भुखमरी के नाम पर इस देश के नौजवानों को और बुजुर्गों को और महिलाओं को जो आप उनकी सुरक्षा की बात करते थे, आज वो सब बातें हटाकर हमारे भारत के गृह मंत्री खुद ऐलान कर चुके हैं कि 1 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वोटों का ध्रुवीकरण करना है और ध्रुवीकरण करके वोट को बांटना है ताकि एक समाज को दूसरे समाज से डराकर वोट प्राप्त किया जा सके। चलिए, मुस्लिम समाज को भी बांटा जा रहा है। श्रीवास्तव जी, ये तो राजनीति जो है अलग अलग ढंग से चलती है और अभी आपने बोला था कि बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व जी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व में वो आ जाता है कि हर समाज के लोगों को लेके चलिए। जो कट्टर हिंदुत्व है, आपने देखा होगा 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी उसका उपयोग किया और इसीलिए सत्ता में आई। मेरा ये कहना है कि क्या इस लेवल पर जाना, अगर मान लीजिए कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज हो या आदिवासी हो या दलित हो और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, हर समाज में भी जो नीचे स्तर पर, नीचे पायदान पर लोग हैं, गरीब हैं, अगर उनके लिए सरकार या प्रधानमंत्री योजनाएं चला करके उनको ऊपर लाते हैं तो निश्चित रूप से ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। आपने देखा लाभार्थी जो है हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि उसको मिलता क्या है, न उसको किसी समाज से मतलब है, न उसको किसी जाति से मतलब है, न वो किसी धर्म से मतलब रखता है। वो सिर्फ एक चीज़ से मतलब रखता है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई निचले स्तर पर लड़ता है। और यह सबसे पहले पेट, हाँ, अगर उसको सरकार वो सुविधाएं देने में मतलब सक्षम है, या जो पार्टी जो सत्ता में अगर वो सक्षम है, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उस पार्टी को जरूर मिलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा हो या पीछे का जो है कांग्रेस का शासनकाल रहा हो। आपने देखा होगा इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके सरकार बनाई 71 में। हाँ, तो अब ये समझ लीजिए कि एक तरह से जो है एक विस्तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ये बड़े स्वागत योग्य है। और अगली बार ये उम्मीद की जाती है कि पसमानदा समाज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टिकट भी दे सकती है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज साहब आपका, पवन जी आपका, समी साहब आपका, कपिल जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका वहाँ से चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को नया मंत्र दे दिया है। उनके इस मंत्र के सहारे आगामी चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं, इस सवाल का उत्तर तो चुनाव परिणामों के बाद ही मिलेगा। लेकिन यह साफ हो गया है कि भाजपा अपनी रणनीति बदल रही है।
क्योंकि पार्टी और उसके पीछे खड़े संघ को इस बात का आभास हो गया है कि देश में खाटी हिंदुत्व के मुद्दे पर लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका टारगेट ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देकर लुभाया जा सकता है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।